Recording. Assalamu alaikum all. Thank you very much for joining in. Today we are going to talk about the clinical trials and the how the clinical trials are important for the countries, especially Pakistan. So there is a report published by the government of Pakistan recently, which is the clinical trial landscape of Pakistan. This report is here. You can see the report. Uh, दिस इज द रिपोर्ट पाकिस्तान क्लिनिकल रिसर्च लैंडस्केप रिपोर्ट जो कि ACRP ने और मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनाइजेशंस ने की है। और ये तकरीबन कोई 55 सफ़ों की किताब है, या इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। तो इससे जो चीज़ हमने अखज़ की, यानी कि जो चीज़ समझ में आई, वो ये थी कि देखा कि क्लिनिकल ट्रायल्स का पाकिस्तान के अंदर क्या गैप है और अपॉर्चुनिटी है। मतलब जैसे अगर हम पाकिस्तान और इसराइल के क्लिनिकल ट्रायल्स को चेक करते हैं तो इसराइल की जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 9.9 मिलियन है। ठीक है, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 250 मिलियन है। अब 9.9 और 250 में डिफरेंस आप खुद कर सकते हैं। जबकि वहां पर जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर हुए हुए हैं 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, और ये फेलियर नहीं है, ये एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 250 मिलियन, और यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर हुए हैं वो 4,000 से भी कम है। तो आप इन नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर वन, स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर कॉस्ट बहुत कम हो सकती है, और हम एविडेंस जनरेट कर सकते हैं जिसको हम पब्लिश कर सकते हैं लैंसेट के अंदर, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर, जो कि बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं। और सिर्फ अगर एक या दो पेपर हम इस तरह के छाप लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम डेवलप्ड वर्ल्ड में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट 5 to 10 टाइम्स फास्टर है कंपेयर टू US एंड यूरोप। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन जो रिक्रूटमेंट एवरेज है पाकिस्तान में वो 94% है। हम अगर 100 बंदों को कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करें तो 94 बंदे जंप इन कर जाते हैं, क्योंकि जब हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए किसी को रजिस्टर करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि आपके इलाज का जितना भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे, और फिर आपके जो रहने का खर्चा है हॉस्पिटल में स्टे का वो भी हम उठाएंगे। तो पाकिस्तान में जो GDP है या पॉवर्टी है उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे जो वॉलेंटियर्स हैं या पेशेंट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल करना हो तो तकरीबन $1 से 3 मिलियन में हो जाएगा। जबकि यही अगर हमें अमेरिका में करना हो तो $10 से 30 मिलियन लगते हैं। राइट, और ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ ये खुद से नहीं मैं कह रहा, ये जो मैंने अभी रिपोर्ट दिखाई है ये उसको मैंने मैनस में डाला और उससे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई थी, ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट देके। और पाकिस्तानी ऑलरेडी एनरोल्ड इन क्लिनिकल रिसर्च, मतलब पेशेंट्स आर विलिंग एंड एंगेज। ये एक मिथ है कि पाकिस्तान में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए उनकी अपनी जबान में, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची में, सिंधी में, तो वो समझते हैं कि ये जो काम करने वाले हैं इससे पूरी इंसानियत को फायदा होने वाला है और उनको भी फायदा होगा। ठीक है, और अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको मैनेज करने का तरीकाकार भी पहले जो प्री क्लिनिकल स्टडीज और फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है उसके बारे में हम सारे रिजल्ट्स आम जबान में समझाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट्स जंप इन कर जाते हैं और वो एनरोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो 94% एवरेज है रिक्रूटमेंट रेट। और डिजीज बर्डन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मतलब अगर हम और इसके अलावा जेनेटिक यूनिकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर रेट जो है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट है। ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स एज जो है वो हमारे पास 32.8 मिलियन है। ठीक है, इसके अलावा हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, डायबिटीज की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। सो इट्स लाइक परसेंट मिलियन में देखें तो हमारे पास से तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है वो मतलब वैसे तो हम पाकिस्तान जो है डायबिटीज के अंदर आई थिंक टॉप 3 या टॉप 5 कंट्रीज में आता है। तो हम इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है और बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं, तो हम इसको रिक्रूट कर सकते हैं। और ये रिक्रूटमेंट जो होती है ये डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रिक्रूट करती हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बजट्स के बारे में मैंने पिछली किसी में बात की थी कि सिर्फ कोविड 19 की वैक्सीन से को जो फाइजर है उसने $256 बिलियन बनाए थे। तो अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में समझ आ जाती है तो बहुत ज्यादा आप
एडवांस्ड लेवल पर जा सकते हो और आप इसको उसको आप सर्टनली आप उसको कैश करवा सकते हो या उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो अपना करियर। और उसके लिए अब आपको किसी दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के आपको ये कोर्सेरा की वेबसाइट खोलनी है, जिसकी सब्सक्रिप्शन मैंने अब से कोई तकरीबन 40-50 स्टूडेंट्स को लेकर दे चुका हूँ। 3,000 रुपये साल की, 3,000 रुपये साल का भरना है। और ये वाले जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का क्लिनिकल ट्रायल का कोर्स है, नोवार्टिस का क्लिनिकल ट्रायल्स का कोर्स है, ये भी जॉन हॉपकिंस का, ये भी जॉन हॉपकिंस का, तो ये सारे कोर्स आप ले सकते हो सिर्फ 3,000 रुपये में, और इनका सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप एक तो वो कोर्सेरा की सब्सक्रिप्शन ले दे, और इस वीडियो के बाद में वो जो कोर्सेरा का ट्रस्ट वर्दी का जो अकाउंट है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप उस बंदे से रब्ता करके तो आप 3,000 रुपये सालाना 1 ईयर का आप कोर्सेरा मुफ्त में ले सकते हो और अपने नाम पर सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। बट उसके लिए आपको सर्टनली सीरियस होना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात जो मैंने कही थी कि आप ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स का लैंडस्केप आपने देख लिया, अब तीसरी चीज देखो जो नेक्स्ट है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी रेडीनेस। पाकिस्तान में तकरीबन 26 लाइसेंस्ड सीआरओज हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर इसके अलावा 80 से ज्यादा अप्रूव्ड साइट्स हैं जो हॉस्पिटल्स हैं। और 21 CFR Part 11 ये एक बेसिकली क्लिनिकल फैसिलिटी को डिटरमिन करता है, गाइडलाइंस जो कि एफडीए की बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आईसीएच गाइडलाइंस और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की जो गाइडलाइंस हैं, इनके मुताबिक हम बहुत सारे यहाँ पर भी क्लिनिकल ट्रायल सेटअप्स हैं और मजीद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हम जो रेगुलेटरी अप्रूवल है क्लिनिकल ट्रायल का वो 5 से 6 महीने में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और आप आजकल वन विंडो ऑपरेशन है ड्रैप का, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी वजह से, और क्लिनिकल साइंटिफिक कमेटी उनकी है जो कि इस सारी चीज को मॉनिटर करती है, तो उसकी वजह से चीजें बहुत स्पीड से हो रही हैं। और ये जो रिपोर्ट छापने का मकसद था, जो क्लिनिकल ट्रायल का लैंडस्केप ट्रैप का, उसका भी यही मकसद था ताकि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, और जिससे कंट्री के अंदर भी पैसे आएंगे, और सेकेंडली हमारी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब कभी भी हम किसी क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। डॉक्टर्स जो है वो ज्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, फार्मासिस्ट जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी में काम करना चाहते हैं, या मतलब जो जो एस्टेब्लिश्ड पाथवेज हैं उनके ऊपर चलना चाहते हैं, और जो अननोन पाथवेज हैं या लेस ट्रेवल्ड पाथवेज हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा चलना नहीं चाहते हैं। तो चूंकि हमें आइडिया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और सिलेबस के अंदर ये चीजें इतनी ज्यादा तफसील से पढ़ाई नहीं जाती हैं, थोड़ा थोड़ा टच किया जाता है, और हमें सिर्फ डेफिनेशंस रट्टे लगवाए जाते हैं कि भाई फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, फेज 2, ये फेज 3, फेज 4 ये होता है। लेकिन इसके बारे में डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से कैपेसिटी ना होने की वजह से ये काम, और इनमें से भी ज्यादातर जो सीआरओज है ये वो लोग चला रहे हैं जो कनाडा में या अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वो वहां यहाँ पर लोग अपने लोग रिक्रूट करके उनके जरिए से चला रहे हैं। तो इट्स अ बिग मार्केट है, ठीक है। और फिर उसके अलावा हमारी जो मार्केट है ये बढ़ सकती है, हम 146 बिलियन डॉलर्स जो है वो बना सकते हैं इस एक चीज को टैप इन करके। सो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब जो चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि क्लिनिकल ट्रायल्स को समझना जरूरी क्यों है, उसके लिए ये जितने भी बातें हमने की हैं इनको अगर टेस्ट करना चाहे तो एक वेबसाइट है जिसका इस आज के सेशन का मकसद मेरा ये सिर्फ ये था कि आपको इस वेबसाइट से शनासा कराया जाए, कि clinicaltrials.gov वेबसाइट का नाम है, जो कि गवर्नमेंट जो कि अमेरिका की है। और एनसीबीआई या एनसीबीआई जो कि लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, या एनआईएच, या नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जिसको हम एनसीबीआई बोलते हैं, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। और ये पेड वेबसाइट है, आई मीन इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा लगता है इस वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, और तमाम दुनिया के जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स मुस्तनद हैं, जो दवाइयां एफडीए ने अप्रूव करनी होती हैं, वो दवाइयां इस क्लिनिकल ट्रायल से उन तमाम दवाइयों का डाटा मौजूद है, ठीक है, जो भी अप्रूव हुई हैं आज तक, उन सब के क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा इस वेबसाइट पे मौजूद है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को जानने के लिए क्या करना होता है कि आपको आप ऐसे अपना लॉगिन भी बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल। और फिर इसके अलावा फाइंड स्टडी, स्टडी के बेसिक्स आप इसमें से जान सकते हैं, तो काफी ज्यादा ये स्टडी होती कैसी है, what is clinical research and why it is done, what are the types of clinical research, who can join clinical research, why do people join clinical research, ये सारे सवालों के जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, व्हाट हैपेंस इन क्लिनिकल रिसर्च, ये एक इसको अब खुद से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु कैरीज आउट क्लिनिकल रिसर्च, हु पेज फॉर द क्लिनिकल रिसर्च, राइट।
डू पार्टिसिपेंट्स हैव टू पे एनी कॉस्ट और डू दे गेट पेड फॉर टेकिंग पार्ट इन क्लिनिकल रिसर्च, जैसे मैंने अभी शुरू में बात की कि पूरा खर्चा वही उठाते हैं। ठीक है। व्हाट इज एक्सपेंडेड एक्सेस। ठीक है। एक्सपेंडेड एक्सेस ये होती है कि आपको पूरा डिटेल हर चीज जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, और ये यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है या उन पेशेंट्स को दी जाती है जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर आपने अगर कोई खुद से स्टडी की हुई है तो आप इसको वहां पर अपना अकाउंट खोल के तो आप स्टडी भी को सबमिट भी कर सकते हैं। वेल, लेकिन हमारे मकसद की जब हम किसी टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ये जानना होता है कि हमारा जो टॉपिक है वो लैब से कितनी हद तक बेड साइड पे पहुंचा है, पेशेंट की बेड साइड पे पहुंचा है, कि क्या वो उसके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मसलन कोई नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो वो ये जानना चाहता है कि नैनो टेक्नोलॉजी की बेसिस पे क्या काम हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स से यू विल स्टार्ट दिस हेयर क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। हमने clinical trial डॉट gov लिखा, तो यहाँ पर हम डिजीज या कंडीशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैंसर लिखता हूँ, और फिर उसके अलावा मैं अदर टर्म्स में लिख देता हूँ, लेट्स से पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान नहीं लिखता तो मैं लेट्स से युगांडा लिख देता हूँ, राइट, जस्ट टू से। इंटरवेंशन क्या है जी? नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये मैंने बहुत, वैसे अगर मैं कहूँगा एज एन एक्सपर्ट, मैं कहूँगा ये बहुत ही गलत किस्म की और न्यूबी किस्म की टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हाइपर स्पेशलाइजेशन हो चुकी है हर चीज़ की। तो ये बहुत ब्रॉड ब्रॉड फील्ड्स हैं। कैंसर भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, युगेंडा ठीक है ये सही है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या जवाब आया। तो जब इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया, युगांडा के अंदर कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगा, वेल ओके, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम फिर वही लिखते हैं, कैंसर। ओके। और यहाँ पर मैं अदर टर्म्स में कुछ नहीं लिखता, और यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ। ओके। और फिर चेक करता हूँ। अब आप देखोगे तकरीबन नैनो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी 6 स्टडीज हैं जो कि मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर हुई हुई हैं। आप देखते हैं इनको। अब इसको पढ़ना कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये इसको पहला पढ़ने का तरीका क्या है? टाइटल आएगा, ये एनसीटी नंबर है, स्टेटस, कंडीशन, इंटरवेंशन, स्पॉन्सर कौन है, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी है, और स्टडी टाइप क्या है? इंटरवेंशनल है। ठीक है। ये क्या है? नैनोचिप टेक्नोलॉजी इन मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स एंड डिटेक्टिंग रिलैप्स इन पार्टिसिपेंट्स विद डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ठीक है। एक्टिव बट नॉट रिक्रूटिंग, विड्रॉन, किसी वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से ये विड्रॉन होगी, और अगर आप चाहे जानना चाहते हो कि ये विड्रॉ क्यों हुई तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है। जब आप स्टडी करोगे, अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसर्चर व्यू देखना चाहते हो या आप टेबल व्यू देखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। एक्सपेंड ऑल कंटेंट्स कर सकते हैं। जो भी बटन्स लगे हुए हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए जो भी बटन दबता है उसको दबा दो। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टडी प्लान ये था, इंटरवेंशन आर्म ये थी, व्हाट इज स्टडी मेजरिंग ये बताया है, स्टडी सेकेंडरी आउटकम मेजर्स क्या थे, और फिर कोलैबोरेटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स कौन से थे, स्टडी रिकॉर्ड डेट्स कौन कौन सी हैं, रिकॉर्ड हिस्ट्री कौन सी है। यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि कौन बंदा इसमें इन्वॉल्व था, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन सा था। ये ठीक है, मतलब एंड्रयू आर्मस्ट्रांग था जो कि डॉक्टर है ड्यूक यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसको आप, मैंने पहले भी ये बात की हुई है कि जब इस तरह के चीजों बंदे आ जाते हैं तो आप इनको लिंक्डइन पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन कनेक्ट विद। ठीक है। वैसे अगर हम सिर्फ जानना चाहें कि कोलैबोरेटर इन्वेस्टिगेटर, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है। स्टडी रिकॉर्ड डेट्स, मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ये तो व्हाट आई वांट के इसमें हम जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, वैसे ये अब नैनो टेक्नोलॉजी के अलावा कोई हम करेंगे क्लियर करके तो मैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेट्स से मैं लिपिड नैनो पार्टिकल्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं पेपर लिख रहा हूँ लिपिड नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू कैंसर, आई विल डू वैक्सीन, and then I will say lipid nanoparticles. तो अब पता चला कि 3 स्टडीज इस वक्त है। ठीक है। एक्टिव, नॉट रिक्रूटिंग, नॉट येट रिक्रूटिंग, ये रिक्रूट कर रही है मेलानोमा सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर। बायोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है? ऑटोलोगस टोटल ट्यूमर एमआरएनए लोडेड डी टॉप लाइपोसोमल वैक्सीन, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर है, इंटरवेंशनल स्टडी है, और ये इसका टाइटल है। ठीक है। अब इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, स्टडी ओवरव्यू क्या है, कॉन्टेक्ट्स एंड लोकेशंस, ये चेक कर सकते हैं।
पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, स्टडी प्लान चेक कर सकते हैं कि क्या स्टडी प्लान। थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करके इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा देगी। अगर आपने थर्ड ईयर की फार्माकोलॉजी पढ़ ली हुई है तो उसके बाद आपको थर्ड ईयर तक अगर आप पढ़ चुके हुए हो तो आपको ये बहुत मजा देगी, और अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो फिर तो बहुत ज्यादा मजा देगी। और यहाँ पर आप इन्वेस्टिगेटर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ये है। मजे की बात यह है कि जो लोग क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं उनके पास काफी फंडिंग होती है ऑलरेडी। बिकॉज उनके पास फंडिंग होती है तो ही वो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं, और इन लोगों के पास पीएचडी की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इनके साथ हेलो हाई करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो लेट्स से मैं इसको देख लेता हूँ कि ये पढ़ा हुआ है कहीं, ऑब्वियसली होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये तो सो ये मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स, ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, इसका मतलब मिलता है कनेक्ट। तो मैं इसको बोलूंगा कि जी मैं भी लिपिड नैनो पार्टिकल्स पे काम कर रहा हूँ, मैंने आपका क्लिनिकल ट्रायल देखा है जो एक्टिव है, रिक्रूट कर रहा है, और मेरा एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसको पढ़ने की जहमत कर ली हो, आधा घंटा पौना घंटा इसके ऊपर खर्च कर लिया हो या एक घंटा खर्च कर लिया हो, और इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको समझ लिया हो कि लाइपोसोम्स क्या होते हैं, एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है, काम कैसे करती है, वगैरह वगैरह, तो आपका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, और इसकी स्टडी की कंप्लीशन क्या है, सितंबर 2026 में कंप्लीट होना है। 18 लोगों को एनरोल करने का इनका प्रोग्राम है, और ये फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, और अगर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है उसके बारे में तफसील जान ली है तो इसके ऊपर जाके कोर्स ले लो। ठीक है, तो दूसरी जो वजह है कि जब हम ये जो चीज है, जब क्लिनिकल ट्रायल्स के मुतालिक हम कोई भी पेपर लिख रहे हैं और हमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी उस स्टडी में डाल देते हैं, और उसकी इसकी जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है उसका एक टेबल बना देते हैं, टेबल बना के तो फिर हमारे पास जो डाटा आता है, यूजुअली ये वाला डाटा पब्लिश नहीं हुआ होता। ठीक है, तो हम जो रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें ये डाटा डाल देते हैं, तो हमारे रिव्यू आर्टिकल में एक जान पड़ जाती है और ये पता चल जाता है कि ये बंदा अपडेटेड है, करंट जो भी इस वक्त चल रहा है उसके मुताबिक। फॉर इंस्टेंस जब हमने अल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज में पेपर लिखा, तो उसमें जब मैंने रिव्यू करने के लिए देखा तो उसमें एडाक्यूनामाब एक बिल्कुल 2024 के अंदर रिसेंटली अप्रूव हुई थी, तो मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि भाई ये वाली भी क्लिनिकल ट्रायल्स में डालो। ठीक है, तो मतलब ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो कि यूजुअली साइंटिस्ट्स और प्रोफेसर जो एक्टिवली स्टडी कर रहे होते हैं वो इसको लाजमी देखते हैं, इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट पे आने वाली जो भी अपडेट्स होती हैं उसको चेक कर रहे होते हैं अपने टॉपिक से रेलेवेंट। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो कि रिसर्च के अंदर आए हो वो इस चीज से शनासा हो कि ये जो भी दवाई हमारे पास पहुंचती है, एक्सेलरेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड अप्रूवल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और सोर्स क्या है, यानी कि जहां से ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है वो कौन सी है, और ये सबसे ज्यादा मुस्तनद है। बाकी डॉन में कुछ लिखा हुआ है या टिकटॉक पे कुछ लिखा हुआ है या सोशल मीडिया में कुछ लिखा हुआ है, वो इतना ज्यादा मुस्तनद नहीं है। और रिसर्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट है या साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचे, और क्लिनिकल ट्रायल्स को अगर अथेंटिकली देखना, उसको उसकी अथेंटिसिटी चेक करनी है, या किसी दवाई की अथेंटिसिटी चेक करनी है, या किसी मेडिकल डिवाइस की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, तो हमें उसको यहाँ पर सर्च करना चाहिए। और सर्च करने के बाद आप खुद सर्च करें और मुझे बताएं कि आपको फीडबैक मिला या नहीं। जो भी दवाइयाँ, एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ कि आप अपने तौर पर जो आपके इर्द गिर्द जो भी कोई इंटरवेंशन हो रही है आपकी इर्द गिर्द, उसको चेक करें, और इस पे चेक करें और देखें कि ये क्लिनिकल ट्रायल कब हुआ था, और इसका उस पे इसके रिजल्ट्स क्या निकले थे, इसके आउटकम्स क्या क्या थे। तो आपको बड़ा मजा आएगा, और सर्टनली फिर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। यहाँ तक इस गुफ्तगू को मैं तमाम करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड इट, और इसका फीडबैक मुझे जरूर दें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।